चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन दिल्ली के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब डबल इंजन की सरकार होने का लाभ दिल्ली की जनता को साक्षात रूप में मिल पा रहा है इस छोटे से अंतराल में, जबकि दिल्ली में हमारी सरकार को मात्र 1 साल पूरा हुआ है और वो सारे विषय जो वर्षों से दिल्ली की जनता को लगातार परेशान कर रहे थे, उन सभी विषयों पे हर प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है, समस्याओं को समाधान मिल रहा है, नई पॉलिसीज बन रही है और दिल्ली विकसित भारत के साथ मिलते हुए, साथ में चलते हुए विकसित दिल्ली की ओर लगातार अग्रसर है। आज का ये दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 2019 में अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए जो एक योजना लाई गई थी, पीएम उदय योजना। हम सब जानते हैं कि पीएम उदय योजना के अंतर्गत ओनरशिप, ट्रांसफर, मॉर्गेज के अधिकार रेजिडेंट्स को दिए गए थे और उस सारी योजना के तहत अब तक लगभग 40,000 कन्वेंस डीड और ऑथराइजेशन स्लिप जारी हुए, पर बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स उसमें आ रही थी, जिसके कारण से ये सारा काम स्पीड में नहीं चल पा रहा था। टेक्निकल प्रॉब्लम में के चलते लेआउट प्लान को स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी, जिससे भवन स्वीकृति और रेगुलराइजेशन संभव नहीं हो पा रही थी। मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी अर्बन मिनिस्ट्री केंद्र सरकार का, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने दिल्ली की इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए, जहां हमारी इन अनऑथराइज कॉलोनीज में लगभग 50 लाख जनसंख्या रहती है, लगभग 10,000 मैं कहूं कि परिवार, 10 लाख परिवार लगभग यहाँ पे हम मानते हैं, उन सभी परिवारों की समस्या को संज्ञान लेते हुए शानदार योजना आज आई है, जिसमें रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज कॉलोनीज इन दिल्ली ऑन एज इज वेयर इज बेसिस पे आज यहाँ पे लाया गया है। और दूसरी योजना जिसमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी नीति के माध्यम से सस्ती आवास व्यवस्था को बढ़ावा, ये 2 योजनाएं जो आज केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में लागू की गई है, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय खट्टर साहब को मैं धन्यवाद देती हूं दिल्ली की जनता की ओर से कि आपने आज एक असंभव सा दिखने वाला काम दिल्ली के लिए किया है। कुछ फर्क जो पहले से अब में है उसका मोटा खाका मैं बताती हूं, उसके बाद माननीय मंत्री जी उसको पूरा डिटेल में बताएंगे। मैंने बताया कि लगभग 50 लाख बेनिफिशरीज इसमें पूरी योजना में लाभान्वित होंगे। जो अभी तक कन्वेंस डीड बनी थी 40,000, अब उसको आगे बढ़ाया जाएगा, सारी तकनीकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। पहले होता था कि 250 स्क्वायर मीटर के भूखंड पे जो अप्रूवल था वो डीडीए के डिप्टी डायरेक्टर देते थे और इस भूखंड का अप्रूवल जो है डायरेक्टर स्तर के अधिकारी करते थे। अब ये सीधा सीधा दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एडीएम के पास आ गई है जिम्मेदारी, जो कि सभी भूखंडों के सिंगल नोडल अप्रूवल अधिकारी होंगे। और पहले जो सर्वे होता था वो डीडीए के अधिकारी करते थे, परंतु अब सर्वे भी दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के पटवारी और नायब तहसीलदार ज्वाइंट सर्वे करेंगे। जो पहले दिल्ली के राजस्व विभाग के आवेदन से लेकर के कन्वेंस डीड जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया की जो समय सीमा अवधि है वो तय कर दी गई है। आज 7 दिन में आपको जीआईएस सर्वे की रिपोर्ट देनी होगी, 15 दिन में एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी रेजोल्यूशन मेमो देना होगा और आवेदन प्रक्रिया को पूरा होने के लिए 45 दिन में कन्वेंस डीड आपको जारी करनी ही होगी और पूरा का पूरा पीएम उदय रजिस्टर मेंटेन करना होगा। मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली में जो 1731 अनधिकृत कॉलोनियां थी, उनमें से 511 कॉलोनियों को इस योजना के माध्यम से
नियमितीकरण इसका हो रहा है। एज इज वेयर इज, जैसा है जहां है, उसी योजना के तहत कोई लेआउट प्लान की इसमें स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी और सभी भूखंड और भवनों का उपयोग आवासीय माना जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और जो कॉलोनियां छूटी है वो भी वो कॉलोनियां छूटी है जो कि प्रतिबंधित है, रिज एरिया है, ओ जोन है, या हमारे संरक्षित स्मारकों के आसपास प्रतिबंधित जो एरिया होता है उसमें जो कॉलोनियां पड़ती है केवल वो छूटी है। और उसके अलावा पूरी 1511 कॉलोनीज को आज ऑथराइजेशन की ओर पूरी तरीके से लिया जा रहा है और एमसीडी द्वारा इसके नियमितीकरण का प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग इस कन्वेंस डीड और ऑथराइजेशन स्लिप को जारी करेगा और आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु सारी कार्रवाई अब सरकार द्वारा की जाएगी। आवेदन जो है ऑनलाइन स्वैगम पोर्टल के माध्यम से 24 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे। मैं दिल्ली की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हुए दूसरी योजना जो हमारी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी की नीति है, वो भी एक शानदार योजना है जो दिल्ली में एक सस्ती आवास व्यवस्था को बढ़ावा देगी और सार्वजनिक परिवहन जैसे हमारे मेट्रो है, आरआरटीएस है, इसके आसपास जितने भी हाई डेंसिटी और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा और भूमि का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा, बेहतर कनेक्टिविटी होगी और शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली की जनता की ओर से आदरणीय मनोहर लाल जी का, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। अब मैं माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप मीडिया को इन परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया, हमारे मेयर साहब श्री इकबाल सिंह जी, संबंधित विभागों के अधिकारीगण, उपस्थित मित्रों, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया ने बताया है कि दिल्ली की जो आबादी है वर्षों से कुछ समस्याओं से जूझ रही है। उन समस्याओं से हल निकालने का काम एक बार 2019 में प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी घोषणा की थी, लेकिन क्योंकि प्रदेश में अलग सरकार थी, केंद्र में अलग सरकार रही, कुछ विषय जो आपस में ज्वाइंटली हल कर लेने चाहिए थे वो उस समय हल नहीं हुए। और जब से अब सरकार दिल्ली में भी, चूंकि आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र में लगातार मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है, मुझे भी एक अवसर मिला इस बार अर्बन डेवलपमेंट के नाते से। उसी समय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने हमको ये आगाह किया कि दिल्ली की समस्याओं को एक एक करके कैसे हल किया जाए, इस पर लगना चाहिए। मैंने काउंट किया, एक लिस्ट बनाई तो 22 प्रकार की समस्याएं मुझे दिल्ली में ध्यान में आई और बहुत से लोग यहाँ यानी एक प्रकार से अपनी चिंता भी व्यक्त कर रहे थे कि उनको कब हल करेंगे, कब करेंगे। खास करके जो मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली से 7 हैं, मुझे कोई सेशन ऐसा नहीं जाता जिसके अंदर कोई ना कोई बैठ के उनसे बातचीत करके आगे बढ़ने का अवसर ना मिलता हो। लेकिन क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज, ओवरलैपिंग, भारत सरकार, दिल्ली सरकार, डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, एलएनडीओ, दिल्ली जल बोर्ड, तो ऐसे कई तरह के और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी था। बहुत प्रयत्न करके सभी संस्थाओं को ऑन बोर्ड लाया। उसमें दिल्ली सरकार, हमारी बहन जी ने भी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमारे बाकी अधिकारियों ने पूरी उसमें रुचि ली। डीडीए की समस्याओं को हल करने के लिए हमारे एलजी साहब, हमारे डीडीए वाइस चेयरमैन, इसी प्रकार से एलएनडीओ, एमसीडी में हमारे अभी कमिश्नर नए आए हैं संजीव कुमार जी से मेरी बात हुई, मेयर साहब से बात हुई, तो उसमें से हम आगे बढ़े। दिल्ली जल बोर्ड के लोगों से बात की। सब समस्याओं को एक एक करके आगे ला रहे हैं। कुछ पॉलिसी के मैटर हैं, कुछ लेजिस्लेशन के मैटर हैं, हमको एक्ट में भी चेंज करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी एक्ट्स में तो
कोई लंबा चौड़ा भी हमने संशोधन नहीं किया है। जो पहले से एक्ट्स जो हमको अलाउ करते हैं उस प्रकार की पॉलिसीज के ऊपर हम आगे काम कर रहे हैं। सबसे पहला हमने काम ये किया, ध्यान में आया कि यहाँ 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दिल्ली सरकार है और LND और DDA। इनके जो सर्कल रेट हैं वो तीनों के अलग अलग हैं। अब आखिर किसी व्यक्ति को, नागरिक को क्या लेना देना कि हाँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, नागरिक तो नागरिक है, उसको LNDO में अलग को झेलना पड़ता है, DDA में अलग उसको मिलता है वर्णन, दिल्ली सरकार के अलग सिस्टम है। तो हमने जो सर्कल रेट है इसको कैसे एक लाया जाए, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को तैयार किया, DDA और LNDO को। एक नोटिफिकेशन 1 जनवरी को निकाला कि जो रेट्स दिल्ली सरकार लागू करेगी, जैसे ही लागू करेगी वो अपने आप दोनों संस्थाओं के कलेक्टेड माने जाएंगे। ये समस्या उस समय हल हुई। अब उसके साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं, उसमें बहुत से चार्जेस हैं, कन्वर्जन रेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत कुछ हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है और कहीं कहीं हमारी DDA के भी अपना रोल है, वो भी उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करते। क्या करते हैं उसको, DDA अपने प्लॉट्स के मालिक को क्या देता है, कन्वर्जन। हाँ, तो उस नाते से उनका भी अपना एक रेट सब होता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टीज के किराए भी उससे सर्कल रेट से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी समस्याओं का हल उसमें से निकल रहा है। बहुत जल्दी कन्वर्जन का जो काम अभी रोका है दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने, DDA ने भी, LNDO ने भी, बहुत जल्दी उसके लिए हमको एक बार कैबिनेट में जाना पड़ेगा। तो कैबिनेट में उसके रेट्स फाइनल करके और तब उसको लागू करेंगे। ऐसे बहुत से लोग अब इस समय चाहते हैं कि जल्दी से खुले। मैं समझता हूं कि बड़ी जल्दी ही उसको हम फाइनल करके लाएंगे। दूसरा विषय, जैसे आज 2 पॉलिसीज के बारे में बताया, TOD पहले भी एक बार घोषणा हो चुकी है इस TOD की। हमारी जो 2021 की जो मास्टर प्लान है उसमें TOD का जिक्र है, लेकिन कुछ उसमें अड़चने ऐसी ध्यान में आई कि यहाँ TOD उस प्रकार से जितनी सफल होनी चाहिए नहीं हो पाई, बदल किए हैं। उस पॉलिसी में जो चेंजेस हैं वो भी आपके सामने बताए जाएंगे। ऐसे ही रेगुलराइजेशन 2019 के अंदर PM उदय नाम से हमने मालिकाना हक देने के लिए एक्ट बनाया, लेकिन मालिकाना हक का एक्ट बना, रेगुलराइजेशन करने का काम वो नीचे के सरकारों का था, वो रेगुलराइजेशन के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। हमने आकर के अब उसको रेगुलराइजेशन का हाथ जोड़ा है। आज से वो रेगुलराइजेशन के सारे नियम लागू करके अब लोग आगे आकर अपने मालिकाना हक की रजिस्ट्री भी कराएंगे और किसी को नया मकान बनाना है तो उसके लिए भी विधिवत MCD के माध्यम से उसका प्लान वो तैयार करके उनको दिया जाएगा ताकि नए मकान वो बना सकें। जहां तक पहले के नियम थे कि उन नियमों का पालन करने के बाद जिन्होंने उसमें उल्लंघन किया हुआ है उनको अपने बिल्डिंग्स या तो तोड़नी पड़ती या उसके अंदर एनक्रोचमेंट जो है उसको खत्म करना पड़ता। नॉर्म्स अलग अलग हैं, रोड्स के, गलियों के सब अलग हैं। बनी हुई कॉलोनीज को आप एकदम तोड़ के ठीक कर देंगे, कोई उस नॉर्म में पूरा उतर सकता नहीं। हमने उसी में से फिर नई चीज निकाली, एज इज वेयर इज बेसिस पर जो आज की डेट में बना है उसी को रेगुलराइज कर रहे हैं। हाँ, आज के बाद नया बनाएंगे तो फिर MCD की परमिशन से बनाएंगे। हमने आज के डेट में जितनी भी कॉलोनियां हैं उनके सबके मैप्स, वो सैटेलाइट मैप भी हैं, वो ड्रोन मैप भी हैं, वो सब प्राप्त करके MCD के हवाले किए हैं। MCD ने अपनी व्यवस्था बना ली है कि आगे अब हर महीने 2 महीने के बाद वो मैप्स दोबारा से लिए जाएंगे और आज के मैप में और 2 महीने के बाद के मैप में जो डिफरेंस आएगा उस पर MCD अपनी एनफोर्समेंट सेल के नाते से उस पर रेगुलरली उसको ठीक करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अब उसमें नया कुछ बना नहीं सकता, बनाए, लेकिन उसकी नियमावली MCD की जो होगी, MCD के नॉर्म्स के हिसाब से नया कंस्ट्रक्शन चाहे पूरा करना है, तोड़ के बनाना है, अथवा अपने पहले वाले कंस्ट्रक्शन में कुछ एडिशन करना है, वो सब MCD के नॉर्म्स के हिसाब से ही करेंगे। ऐसा उसमें मोटा मोटा जब विषय डिटेल में आएगा तो बताएंगे। अब आज तो चर्चा इन्हीं 2 की है, लेकिन आगे चल करके जो हमने लाइन में ले रखा जिसकी चर्चा बहुत है, पुलिंग पॉलिसी, वो भी हमने उसको नए सिरे से लैंड पुलिंग, उस पर भी काम करना है। हमने लो डेंसिटी का एरिया, उस पर भी काम करना है। वो हमने जो कन्वर्जन लीज से फ्री होल्ड उस पर करना है। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 उस पर करना है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम इस पर लेके आएंगे, उस पर करना है। एफ्लुएंट कॉलोनीज बची हैं उस पर काम करना है।
तो इस प्रकार के अभी जो विषय पेंडिंग है उस पर एक एक करके काम हो रहा है। बहुत जल्दी एक एक चीज आपके सामने आएगी। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आज का दिन दिल्ली के जनता के लिए बहुत एक विशेष दिन है, जिस दिन हम एमसीडी, डीडीए, दिल्ली गवर्नमेंट, भारत सरकार सबके साथ मिलकर के ये जो 2 पॉलिसी हमने फाइनल की है ये अब आपके सामने आएंगी। बारी बारी से डीडीए की जो हमारी मेन पॉलिसी है वो टीओडी पॉलिसी, उसके बारे में हमारे वाइस चेयरमैन डीडीए ये विषय रखेंगे। इनके बाद फिर जो रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उसमें डी तारा हमारी सेक्रेटरी महुआ उस नाते से उस पर डिटेल रखेंगे आपके सामने। उसके बाद फिर आपकी ओर से कोई प्रश्न आएगा, कोई डाउट है, कुछ और है, वो जैसा जितना इस समय क्लियर करना है वो आपको बताया जाएगा। डिटेल जो है बाकी ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने सर्कुलर निकालेंगे, डिटेल निकालेंगे, उसकी वेबसाइट होगी, अखबारों में आएगी, वो सब आपको पता लगेगी। तो इस समय श्रवण कुमार जी डीडीए की ओर से हम अपनी टीओडी पॉलिसी के ऊपर पहले बताएं। धन्यवाद सर। ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी है, उसके बारे में संक्षेप में हमारे माननीय मंत्री महोदय के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी बताया गया। मैं थोड़ा सा इसका डिटेल्स में देना चाहूँगा। ये जो ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे पास पब्लिक ट्रांसिट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे दिल्ली का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है यहाँ का मेट्रो कॉरिडोर्स और जो नमो भारत रेल लाइन्स है और भी जो रेल लाइन से हाई स्पीड रेल आने वाला है, वो ट्रांसिट इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करें और